जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दिनों से धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट शब्द को लेकर देश के अंदर बहस छिड़ी हुई थी और इसके अंदर कई सारे केस भी फाइल किए गए। हमारे प्रियम्बल से इन दो शब्दों को हटाने की बात की गई। इसी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें अपनी क्या क्या बातें रखी हैं और वर्डिक्ट क्या है। साथ में आज इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कि 42nd अमेंडमेंट क्या है और इसके अंदर कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। थोड़ी सी कहानी भी समझेंगे इसको लाने के पीछे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रियम्बल आप देख रहे हैं। प्रियम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है और इस प्रियम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट जब किया गया, 42nd अमेंडमेंट में यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान जब ये संशोधन किया गया तो इस संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए और वो शब्द थे, वो 3 शब्द थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो तीनों शब्द थे, इसमें से जो 2 शब्द हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, इन्हीं के ऊपर आज चर्चा है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से यानी कि प्रियम्बल से धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की जनहित याचिका जो फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। तो खारिज करने के पीछे की वजह को भी आज पूरे न्यूज़ को हम समझेंगे, साथ में कंप्लीट जानकारी को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वो 3 केस कौन थे। पहला केस का नाम है बलराम सिंह बनाम भारत संघ। ये पहला केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा केस है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और तीसरा है अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ। इन्हीं तीनों केस के में जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का आज। यानी कि इन तीनों केस को जो है निरस्त कर दिया। इन तीनों केस का मांग था, इन तीनों केस के अंदर मांग किया गया था कि धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट वर्ड को अपने प्रियम्बल से हटा दिए जाएं। तो इन तीनों केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया इन तीनों के आवेदन को, तीनों की मांग को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या विचार किया। संविधान के अंदर संशोधन के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संसद है उसकी संशोधन की जो शक्तियां हैं, यानी कि संसद के पास भी तो संशोधन की शक्तियां है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात अपनी टिप्पणी में कही। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान की मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन किया जा सकता है। आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए बिना बदलाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक पॉइंट कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 42वें संशोधन को न्यायिक पुनर्विचार और संसद की पुनः पुष्टि मिली हुई है। इसके साथ संशोधन ये भी, और इसके साथ ये तीनों पॉइंट को कंबाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को, इनके जनहित याचिकाओं को, इन तीनों केस की जनहित याचिका को रद्द कर दिया। ये तो था न्यूज, जो आज का न्यूज है, जो आपने समझा लीगल करंट अफेयर के अंदर। अब इसके महत्व क्या है, इससे पहले एक कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय 1975 के दौरान, 1975 के दौरान, ऐसा कई सारे आपको न्यूज आर्टिकल में देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी और चुनाव लड़ने के दौरान कई सारे नियम में धांधली पाई गई उनके अंदर कि ऐसे कई सारे क्षेत्रों में ऐसा लगा था कि वो हार जाएंगी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे न्यूज आर्टिकल कई सारे हैं कि अपने फायदे के लिए
इन्होंने आपातकाल लगाया था। खैर, हमें इस चीज को समझना है कि आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो उसमें जो संशोधन किया 42nd अमेंडमेंट, उसकी क्या महत्व है। उस समय सबसे बड़ी बात ये थी, जब इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 25 जून को से लेकर 21 महीने तक के लिए आपातकाल लगाया, तो उस समय आपातकाल लगते ही कई सारे लोग, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे, इसके अलावा कई बड़े बड़े नेता थे, ये सभी लोग जेल में ठूंस दिए गए। और इतने लोग जेल में गए थे कि जेल में जगह ही नहीं बची थी। ऐसा मंजर हो चुका था, लोगों के जो आपके फ्रीडम है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल खत्म हो चुके थे। आप समझ सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी 21 महीने के लिए लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और इतने लोग, जो देश के इतने बड़े बड़े नेता थे, वो सभी नेताएं जेल के अंदर थे। इस दौरान 42nd अमेंडमेंट का बदलाव होना, 42nd अमेंडमेंट लेके आना और संविधान के अंदर बदलाव करना, और ऐसा कोई छोटा मोटा बदलाव करना नहीं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे मैं बताऊंगा कि हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट दोस्तों। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक तरीके से इतने ज्यादा बदलाव किए इन्होंने, जब पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नेता सब जेल में थे, लोगों के अधिकारों का पूरी तरीके से हनन हो रहा था। ऐसे सिचुएशन में इस लॉ को लाया गया, इस अमेंडमेंट को लेके आया गया। यही विवाद का कारण रहा। अब जाकर लोगों ने केस फाइल किया जनहित याचिका में, इस चीज की डिमांड की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पॉइंट को देखेंगे तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, यानी कि 21 महीनों के लिए आपातकाल लगाया गया। आपातकाल किसने लगाया था, यानी कि सिग्नेचर करने वाले राष्ट्रपति का नाम है राष्ट्रपति फरुकुद्दीन अली अहमद। ये उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिन्होंने रातों रात साइन कर दिया था। रातों रात इंदिरा गांधी के आदेश का पालन करते हुए उसको उस आपातकाल को मंजूरी दिया इन्होंने। और अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल अपने 352, आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, इसको लगाया गया। और उस समय पूरे देश में कई लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो रही इतिहास इस 42nd अमेंडमेंट की। और इस इतिहास के साथ ही कई सारे जो बदलाव किए गए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ को समझते हैं, न्यूज़ में और क्या क्या बना हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज के जो न्यूज़ में कहा है कि 1976 में जो पारित 42वां संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट है, उसके तहत समाजवादी यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इस चीज का सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया अपने जजमेंट के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाले भारत के नए चीफ जस्टिस 51 चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ये सुनवाई कर रहे थे। यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, इन दोनों की खंडपीठ थी। जो केसेस हैं, जो 3 केस का नाम मैंने आपको बताया, 3 जनहित याचिकाएं जो फाइल हुई, उन जनहित याचिकाओं का एक डिमांड ये भी था कि इसको बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। ये तो 2 ही बेंच है ना, 2 जजेस के बेंच के पास है। इनका डिमांड था कि बड़े बेंच के पास भेजा जाए और बड़े बेंच इसकी सुनवाई करेगी, तो फिर इस पर एक सही सा फैसला आएगा। लेकिन यहीं पे इसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि चूंकि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको अपनाया, कब अपनाया गया, अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और हमारा प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और संविधान यानी रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी
1950 को फर्स्ट टाइम बनाए थे। ठीक है, तो यानी कि उस समय से तो लागू है। तो संसद की संशोधन की जो शक्तियां हैं कुछ सीमित नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक हवाला दिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दोनों जजेस ने, संजीव खन्ना और संजय कुमार, दोनों न्यायमूर्तियों ने इस बात का भी हवाला दिया। साथ में बोला इतने वर्षों के बाद 1976 में 1976 में जिस चीज का संशोधन हुआ, उस संशोधन को आप अभी 2024 में क्यों लेके आए हैं? इतने दिनों के बाद क्यों आए हैं? जब इतने दिनों से लोग सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर अब क्यों आए हैं? तो ये इतने वर्षों के बाद जो है इस प्रक्रिया को, यानी कि इस पर भी सवाल जजेस ने रखा। ठीक है, अब क्या बना हुआ, अब इसमें क्या देखेंगे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारे बदलाव किए गए इसके अंदर, कई सारी चीज़ों को ऐड किया गया, कई सारी चीज़ों को पावर दिए गए, स्पेशल पावर भी लाया गया इसके अंदर, बात किए गए अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर। वो सारी चीज़ों को अभी आज हम डिस्कस करेंगे, 42nd अमेंडमेंट को पूरी डिटेल से समझेंगे। अब मामले की सुनवाई में पहले तो 22 नवंबर को इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 नवंबर को सुनिश्चित कर दिया गया था, सुरक्षित रखा गया था, बाद में इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये पूरी की पूरी जो है आपकी जजमेंट रही है। ठीक है, अब ये पहले डीवाई चंद्रचूड़ के पास भी ये मामला गया था, देश के पूर्व सीजीआई, इसके बाद अभी इसकी जजमेंट आई है। अब आते हैं, समझते हैं 42nd अमेंडमेंट को, यानी कि फाइनल जजमेंट। आप समझ गए, फाइनल जजमेंट सिंपल सा है कि फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बताया कि प्रस्तावना के अंदर, यानी प्रियम्बल के अंदर धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट वर्ड को नहीं हटाया जाएगा, उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। फिलहाल ये जजमेंट है। ठीक है, अब समझते हैं 42nd अमेंडमेंट के अंदर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इतने सारे बदलाव किए गए और वो क्या क्या बदलाव किए गए। कारण मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा कारण बताऊंगा तो पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा। बट मैंने आपको बेसिक हिस्ट्री समझा दिया कि बेसिक हिस्ट्री इंदिरा गांधी ने किस तरीके से जब बदलाव किया था, तो उस समय देश के जब लोग जेल के अंदर थे, कई बड़े बड़े नेता जेल के अंदर थे, तो उस समय इतना बड़ा जब संशोधन किया गया तो उनकी सहमति तो नहीं ली गई ना। आपके क्षेत्र से आपका नेता ही अगर जेल के अंदर है, जिसे आपने चुन के रखा हुआ है, आपकी क्या मत है, वो नेता ही तो संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बता रहा है, आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो यही बात थी कि जब इतने नेता अंदर थे, इतने बड़े बड़े लोग अंदर थे, तो उस समय इतना बड़ा संशोधन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी इसकी। चलिए अब समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने समझा, अब समझते हैं 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज, यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, और साथ में इसको कौन सिफारिश किया था, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के साथ इसे लागू किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया 3 शब्द में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, तीसरा सबसे, देखिए ये समझते जाइएगा, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतने संशोधन किए गए हैं इसके अंदर 1946 के अंदर, 76 के अंदर, कि ये सारे संशोधन इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसको इसीलिए तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 3 आपने देखा। चौथा देखिए, कैबिनेट की सलाह मानते हुए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। कैबिनेट का जो सलाह है, कैबिनेट जो भी एडवाइस देगा राष्ट्रपति को, वो बाइंडिंग होगा राष्ट्रपति के लिए। ये चीज जो है इसमें लाया गया। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बदलाव किए गए। इसके साथ 1971 में जो जनगणना हुई थी, जो जनगणना 1971 के अंदर हुई थी, उस जनगणना के आधार पे, यानी कि 2001 तक के लिए प्लानिंग रेडी कर दी गई। यानी कि 2001 तक, आपको पता होगा जनगणना का एक बहुत बड़ा मेजर रोल ये भी है कि जो हमारे
एमपी और एमएलए कितने होंगे इसके सीट को भी निर्धारित करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करने में भी बहुत बड़ा महत्व होता है सेंसस का, जनगणना का। तो जनगणना 1971 में जो जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार पर इंदिरा गांधी ने 2001 तक के लिए सीट फिक्स कर दी कि कितनी लोकसभा की सीट होगी, कितनी राज्यसभा की सीट हुई। यानी कि तमाम तरह की लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सुनिश्चित कर दिया। बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। इसके बाद देखिए, संविधान का जो संशोधन है उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। करेंटली तो न्यायिक जांच में है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट और भी आए हैं इसके बाद, लेकिन अभी हम सिर्फ 42nd अमेंडमेंट देख रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो संवैधानिक संशोधन था, न्यायिक जांच से बाहर था। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू से बाहर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रीट का जो कार्यक्षेत्र है, रीट जो है, रीट्स के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया गया था। तो ये इसको कहा जाता है ना कि ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो रीट की कटौती जो की गई थी, उसके पावर की कटौती जो की गई थी, ये कहीं ना कहीं लोगों का मानना था कि ये फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट होने जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों ने फेस किया, हेवियस कॉर्पस जो रीट अवेलेबल है हर व्यक्ति के लिए, आर्टिकल 32 जिसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जानते हैं दोस्तों, ये आपका एक कह सकते हैं आपके लिए बहुत बेसिक चीज है ये। इन सभी चीजों का उल्लंघन हुआ और इन सभी चीजों के लिए आप देखेंगे जब रीट के पावर को कम किया गया तो कहीं ना कहीं कहा गया कि लोग कोर्ट नहीं जा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग सरकार के नियम के तले दब जाएंगे। तो ये सारे एक कारण रहे। तीसरा देखेंगे, अगर अगला जो देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष के लिए बढ़ोतरी की गई। ये भी एक संशोधन किया गया 42nd अमेंडमेंट में। देखिए कितना संशोधन हो चुका है। अगला आते हैं, यह व्यवस्था की गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसके क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानून को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि ये कानून मौलिक अधिकार का हनन करती है, उल्लंघन करती है। तो डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है पार्ट 4 के अंदर, इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये सारी जानकारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि स्टेट के द्वारा जो बनाए गए वेलफेयर के नियम है उसको इसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, इसके साथ संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो गई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां को निपटने के लिए किसी भी तरह का नया कानून बनाने की शक्ति दी गई, और यह स्पष्ट किया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार से प्रभावित नहीं होगा। किसी भी तरह का कानून जो राष्ट्रव्यापी हो, राष्ट्र के विरोधी हो, उनके लिए कानून संविधान बना सकती है बिना फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किए हुए। ये एक पॉइंट इस अमेंडमेंट के अंदर लेके आया गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए आपने कितना देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट यहाँ आपने देख लिया टोटल। अब आते हैं अगले पे। अब देखिए अगला जो इसमें 42nd अमेंडमेंट में जो जोड़ा गया वो आपको देखेंगे, समान न्याय निःशुल्क विधि आर्टिकल 39 के अंदर निःशुल्क विधि की बात की गई, इसको जोड़ा गया, इसको लाया गया। उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए, ये सभी जितने आर्टिकल ये बता रहा हूँ ये सब डीपीएसपी के अंदर है दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर में आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 39 के अंदर इन चीजों को जोड़ा गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके बाद भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रपति आपात का घोषणा की जा सकती है, इस चीज की व्यवस्था की गई। यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो स्टेट इमरजेंसी जो लगती है, स्टेट इमरजेंसी की प्रोविजन आपने देखा। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंदर, आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी को लेकर
स्टेट इमरजेंसी की जो समय है, उस समय को क्या किया गया, एक बार में 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया इस 42nd अमेंडमेंट में। इसके बाद किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने सशस्त्र बल, आप देखिए आसाम के अंदर कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, मणिपुर के अंदर कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, सरकार क्या करती है, कहीं पे प्रॉब्लम होती है, किसी स्टेट में दंगा हुआ, वहां पे केंद्र सरकार अपने सुरक्षा बल को भेज देती है और वहां पे जाकर सुरक्षा बल वहां के माहौल को शांत करती है। स्टेट पुलिस तो है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार सुरक्षा बल को भेजती है। तो ये जो नियम है, ये 1976 के अंदर जो संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट, उसके अंदर ही ये चीज को रखा गया है कि किसी भी राज्य में अगर कानून की व्यवस्था खराब होती है, गंभीर होती है, तो ऐसे स्थिति में जो सशस्त्र बल है उसको केंद्र सरकार को सशस्त्र बल भेजने का अधिकार प्राप्त है। एक बहुत बड़ा संशोधन था दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखें, सेंटर में बैठी थी इंदिरा गांधी, वहां से पूरा का पूरा स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर सकती थी। इसलिए भी कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम वाले संशोधन थे जो कि जिसकी सबकी सहमति होनी चाहिए थी। अगला है 5 विषयों को, जो 5 सब्जेक्ट थे वो स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। आपने 3 लिस्ट आपने जानते होंगे, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंटर लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोल सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट भी बोल दीजिए आप, इसको यूनियन लिस्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर में जो स्टेट लिस्ट है उसके कुछ सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, और इसके बाद फॉरेस्ट के एनिमल्स हो गए, पक्षी हो गए, नाप तोले मेजरमेंट हो गया, न्याय हो गया, लॉ हो गया, ठीक है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सारी चीजें शामिल कर ली गई कंकरेंट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकती हैं, और अगर दोनों लॉ बनाती है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा स्टेट वाले लॉ को, ठीक है। यानी कि सेंटर का लॉ अगर बनता है तो वो उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो हुआ इसके अंदर। इसके बाद अगला है संसद और राज्य विधानसभा में से कोरम की जो व्यवस्था थी उसकी आवश्यकता को ही समाप्त कर दी गई। कोरम मेंटेन नहीं करना है, ये चीज यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद अखिल भारतीय विधि सेवा की सृजन की व्यवस्था की गई, और अंतिम जो संशोधन था इसके अंदर, जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधि करने के लिए सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किया गया दोस्तों। तो ये सारे बदलाव हैं 42nd अमेंडमेंट में। पहले आपने 11 देखा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लगभग 19, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैंने आपको टोटल 19 पॉइंट बता दिए। 19 पॉइंट, यानी कि टोटल 19 आपने यहाँ पे पॉइंट देखा जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर हुआ है चेंजेज। इतने जब चेंज किए गए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा बदलाव किया गया 1976 के अंदर, जिसमें कई सारे पावर्स को, सेंटर को पावर ज़्यादा दे दिए गए, लोगों के रीट्स में बदलाव किए गए, रीट्स के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रीट के पावर को कम ज़्यादा किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव की गई, उन सभी बदलाव की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट पहुंचा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसको चैलेंज किया गया था, बट इसके अपने प्रोन्स एंड कॉन्स है, क्योंकि इतने समय तक भारत एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री और सोशलिस्ट और सेकुलर अपने आप में एक बहुत बड़ी शब्द है दोस्तों। और ये दोनों शब्द की वजह से भारत एक काफ़ी समृद्ध कंट्री है। सोशलिस्ट, जिसमें किसी भी सरकार का जो मकसद होता है वो
हर एक पक्ष जो है, समाज का हर एक तबका है, उसको बेनिफिट पहुंचाना होता है। तो ये दोनों शब्द भी गलत नहीं है, सोशलिस्ट और सेकुलर। खैर, लागू किया गया, लागू किस दौरान किया गया, क्यों किया गया, ये अलग मुद्दा है, इतिहास का मुद्दा है। लेकिन करेंट समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन दोनों शब्द को हटाने का नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दोनों जजेस का नाम आपने देख लिया, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और भारत के 51वें चीफ जस्टिस, जिन्होंने ये जजमेंट दिया है। तो आज का ये पूरा का पूरा सेशन था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आप चाहें तो मेरा ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इससे आप ज्वाइन कर जाइए। आपको अब करंट अफेयर्स इस यहीं पे मिलने वाले हैं, PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और तमाम तरह की जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ी आवाज़ मेरी स्लो थी आज। कल मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।